हेलो दोस्तों, तो आज से मैंने शुरुआत करी है फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर की। इस सीरीज में टोटल 6 to 7 वीडियोस होंगे और टोटल इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 7 से 8 घंटे। इस चीज़ का मेरा वादा है कि इस 7 से 8 घंटे की सीरीज देखने के बाद आपको इंग्लिश से डर लगना खत्म हो जाएगा। आप वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर पाओगे और चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे कि आपकी जो भाषा की अंडरस्टैंडिंग है वह बहुत अच्छी हो जाए, जो आपको क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो मदद करे ही करे, आपको एरर स्पॉटिंग में भी मदद करेगा। यहाँ पे सारा खेल बेसिक्स का है, तो यहाँ पे मैंने बेसिक्स पे ही बात करी है, बहुत एडवांस लेवल पे जाके नहीं गया। लेकिन अगर आप इतना ही समझ लेते हैं, विश्वास मानिए, आगे आने वाले सेशंस लेने के बाद 15 से 20 घंटे देने के बाद भी आप 30 में से 18-20 नंबर के काबिल हो जाएंगे। तो इस सीरीज को देखिए और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिए। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम नंबर मैंने दिया है, आप उससे जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों चलिए सेशन शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होगा, तो हम इसमें लैंग्वेज को समझेंगे। भाई लैंग्वेज होती क्या है, लैंग्वेज बनती कैसे है, उसमें सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, और अभी बहुत ही सतही लेवल पे यानी बेसिक्स को समझेंगे। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, इस पूरे सेशन को देखने के बाद आपको इंग्लिश के बेसिक्स में कभी दिक्कत नहीं होगी, और अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आपके साथ कभी प्रॉब्लम होने नहीं वाली। तो पहली बात शुरू करते हैं नाउन के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या क्या जानेंगे, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि भाई लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, भाषा किस तरीके से काम करती है, क्योंकि देखो सिर्फ बोलना और सुनना लैंग्वेज के अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे ये भी आएगा कि किस संदर्भ में यानी किस कॉन्टेक्स्ट में बातें करी गई, और अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल सॉल्व करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा हम डेफिनेशंस को जानेंगे, किसकी जानेंगे, तो ऑफ कोर्स अभी हम नाउन की शुरू कर रहे हैं तो नाउन को जानेंगे, इसके बाद हम प्रोनाउन जानेंगे, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन सारी चीजों को। फिर इनको पहचानना कैसे है ये भी जानेंगे, और एक चार्ट है, उस चार्ट को देखने के बाद आपको सारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। हम ये भी जानेंगे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अक्सर हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि भाई साहब सेंटेंस के एंड पे जो लग जाए वो ऑब्जेक्ट होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक बात याद रखनी है कि सारा खेल अभी बेसिक्स का है, एडवांस वाला पार्ट आगे लाऊंगा और आपको उसमें बहुत ज्यादा मजा आएगी। ठीक है, कुछ वोकेबलरी है, कुछ एक्सरसाइज है, उसमें भी आपको काफी ज्यादा मजा आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंग्लिश क्या है, देखिए, इंग्लिश एक भाषा है यानी लैंग्वेज है, हर एक तरह जैसे हिंदी है। और कोई भी जो भाषा होती है ना वो साउंड से आती है। ओके, साउंड साउंड मतलब होता है किस तरीके से उसको बोला जाता है, उसके शब्द का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, उसके लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। और ये जो साउंड है ये भाई आते हैं आपके अल्फाबेट से। अच्छा, अल्फाबेट्स नहीं होता है तो प्लीज इसको याद रखिएगा, स्पेलिंग एरर में आ सकता है। अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट कितने हैं, ये 26 होते हैं। 26 में से डिवाइड करते हैं इनको तो एक बनता है आपका वाउल। ठीक है, आप कुछ लोग इसे वॉवेल बोलते हैं, कुछ लोग इसे वाउल बोलते हैं, कुछ लोग इसे कुछ और बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जब बात शुरुआत की हो तो अपने स्तर पे करनी चाहिए। भाषा या कोई सब्जेक्ट हो अपने स्तर पे समझना चाहिए, ये नहीं कि दुनिया क्या कहती है, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, पहले दिन से परफेक्शन की तरफ नहीं भागा जाता है। उसके बाद जब हम वॉल की बात करते हैं तो भाई कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, और उसके बाद जो भी बचा वो सारे के सारे आपके कॉन्सोनेंट में आते हैं। अच्छा, ये 5 होते हैं और ये जितने बचे वो 21 वो यहाँ हो जाते हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम ए और एन का यूज सीखते हैं। ये बात याद रखिएगा, मैं आपको समय के साथ इसके बारे में भी बताऊंगा। अब ये जो लेटर्स हैं भाई, यही आगे जा करके वर्ड्स बनने का काम करते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं इस बात को समझिए। मीनिंगफुल यूनिट क्या होता है, मीनिंगफुल यूनिट। मीनिंगफुल यूनिट का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का अपने आप में एक मतलब है, लेकिन अगर मैं इसको TXT बोल दूं तो ये मतलब नहीं है, ये किसी चीज की एब्रिविएशन है, इसका कोई फुल फॉर्म हो सकता है। तो हम इसको वर्ड नहीं बोलेंगे, इसको शब्द नहीं बोलेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, शब्द उस चीज को बोला जाता है जिसका अपने आप में कोई मतलब हो या वो किसी चीज में मीनिंग ऐड करे, उसके लिए हम यूज करते हैं। अब ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स ही आगे बन के बनते हैं सेंटेंस। ठीक है, अब ये सेंटेंस में दो हिस्से आते हैं, एक होता है फ्रेज और एक होता है क्लॉज। अब इस बात को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, क्लॉज क्या है, क्लॉज अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, आप इसको सेंटेंस भी कह दीजिए अभी के लिए, जैसे आई एम अ बॉय, भाई ये अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहा है। लेकिन वही फ्रेज क्या होगा, फ्रेज में बात आधी अधूरी होती है। अच्छा, इस बात को आप थोड़ा ऐसे समझिए कि हम लोग अपना ज्यादातर कन्वर्सेशन जो करते हैं, जो बातें करते हैं, वो फ्रेजेस में करते हैं। चल चलते हैं, खाना खा ले, उठ, वहां चलेंगे, और कहाँ है। बेसिकली वहां पे सब्जेक्ट आपका गायब होगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है सामने वाला क्या कह रहा है। ओके, अच्छा, क्लॉज और फ्रेज का फिर यूजेस क्या हो गया भाई, देखो यार,
जब बात आती है रिटन इंग्लिश की, तो यहाँ पे आपको हर एक शब्द ध्यान से लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है। इस बात को आप ऐसे भी समझ लो कि अगर आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो आपको उस एप्लीकेशन में हर एक डिटेल देनी होगी। लेकिन जब आप बात कर रहे होते हो, तो 2 लोग आपस में एक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। अगर आपका दोस्त आपके आके कहता है कि चल यार वहाँ चलेंगे, तो आपको पता है कि कहाँ चलेंगे। उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ए मेरे परम मित्र, चलिए आइए आज हम शाम के अपनी गाड़ी से बैठकर वहाँ जाएँगे। ऐसे आप कोई बात नहीं करता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो फ्रेज़ बेसिकली यही होते हैं, ठीक है? चलिए, अब जैसे आपके सामने एग्जांपल्स है, व्हाट आर यू डूइंग, आई वांट टू टॉक टू यू, आई विल किल यू। अब आप इसको ऐसे ही समझ लो कि भाई यही आपके सेंटेंस है, यही आपके क्लॉज है। अब क्लॉज मल्टीपल हो जाते हैं एक सेंटेंस में। जैसे मैंने बोला आई एम अ बॉय, आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। तो जब मैंने एंड लगाया और एक सेंटेंस इधर रखा और एक सेंटेंस उसके आगे रखा, ठीक है, तो ये आपका क्लॉज 1 हो जाएगा और इसके यहाँ वाला, और ये आपका क्लॉज 2 हो जाएगा। और हमने इस एंड यानी कि इंटरजेक्शन सॉरी कंजंक्शन से हमने इसको जोड़ दिया है। ओके, बात समझ में आ गई? ओके, इसी तरीके से आई वांट टू टॉक टू यू, तो ये अपने आप में आपको पूरा मीनिंग दे रहा है ना कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, अब फ्रेज में हम लोग कैसे बात करते हैं? हम कह देते हैं बात करने की जरूरत है। हमने यहाँ पे आप नहीं बोला, लेकिन जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो समझ आता है कि भाई मुझसे ही कर रहा है। अदरवाइज आप क्या करते हैं? आप इशारा करके बात करते हैं। फ्रेज में एक प्रॉब्लम होती है कि हमें कैसे पता चलेगा सर कि ये फ्रेज में बात कर रहा है? देखो भाई, जब ये 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मान लो कि आप क्लास में हो, किसी मीटिंग में हो, तो क्या होता है? आप इशारा कर देते हो, ठीक है? तो हम उसके थ्रू भी बात कर लेते हैं। मतलब आपके हैंड जेस्चर्स का यूज़ हो जाता है, आप पॉइंट आउट कर देते हो किसी चीज़ को, वैसे समझ में आ जाता है। तो बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ें होती नहीं है, आसान भाषा में इसको समझा जा सकता है। इसी तरीके से आपका आई विल किल यू है, तो ये भी अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जो भी बातें करी जाएंगी सामने वाले के पास पूरा मीनिंग जाना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे एक बात और आती है निकल के कि सर फ्रेज की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, क्लॉज की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही तरीके से करें। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात वही आ गई ना कि बोलचाल वाली भाषा अलग होगी और रिटन अलग होगी। जब आप इंटरव्यू में बात करते हुए देखेंगे तो जरूरी नहीं होता कि हर एक सेंटेंस पूरी तरीके से बोला जाए। तो वही वाली बात है, रिटन इंग्लिश के हिसाब से आपको हर एक चीज स्पेसिफिकली लिखनी पड़ती है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे आता है साउंड वाली बात। ऊपर मैंने साउंड लिखा था, तो ये साउंड क्या बोला होता है? देखो, साउंड होता है आपका मूड। अच्छा, ये मूड क्या बोला है? देखो भाई, आप किसी भी चीज को बोलते हो तो उसको कहने का एक साउंड होगा। जैसे अगर आप बोल रहे हो आई लव यू, ओके, अच्छा जी, आई लव यू आप गुस्से में बोल सकते हो क्या? या फिर मैंने बोला आई हेट यू, आई हेट यू आप रोमांटिक वे में बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। तो इसको कहने का ना एक तरीका होता है। जैसे मंदिर की घंटी बजती है तो हमको समझ में आ जाता है भाई आरती होने वाली है या फिर मंदिर के कपाट खुल गए हैं। तो हर एक चीज साउंड है, उस साउंड के हिसाब से हमारा मूड क्लियर होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि प्लीज उठिए, क्लास से थोड़ा बाहर चले जाइए, तो मैंने आपको रिस्पेक्टफुली बात बोली, लेकिन वही मैंने बोला कि उठो बाहर जाओ, तो यहाँ पे एक ऑर्डर हो सकता है। बट अगर मैं ऐसे बोलूं उठ और निकल यहाँ से, तो मूड चेंज हो गया ना। क्यों हुआ? क्योंकि कहने का तरीका यानी जो साउंड था वो बदल गया, और जैसे ही साउंड बदला मूड बदल गया। बस ये वाली बात है, और ये कॉन्टेक्स्ट पे भी होता है। अब बात आती है कि हमें रिटर्न में कैसे समझ आएगा? सर आएगा, जब आप बहुत ज्यादा रीड करना शुरू करोगे, आपको वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी, तो आपको समझ में आएगा। इस बात को आप ऐसे समझिए कि जब आप सॉन्ग्स पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गाते हैं, मैं कह रहा हूँ पढ़ते हैं, तो आप किसी फीलिंग में चले जाते हैं। आप शायरी पढ़ते हैं, आप एक अलग मूड में चले जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप भजन सुनते हैं या आप सॉरी भजन पढ़ते हैं, तो भी आप अलग तरीके के मूड में जाते हैं। बात समझ में आई? आप कुछ अलग ही फील करना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे ही आता है क्योंकि आपकी शब्दों की जो समझ है वो धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाती है, या जो शब्दों की समझ आपके पास पहले से है, उसके बेसिस पे आपका मूड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो ये बात जाहिर होना जरूरी है कि एग्जामिनर क्या कहना चाहता है। मेरी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब सेंटेंस की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। तो देखिए, अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। क्या होता है भाई कि जो अपने आप में कंप्लीट होता है, टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट। उसमें क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है?
जो कि एक कन्वे कर रहा होगा स्टेटमेंट को, या फिर वो क्वेश्चन को कन्वे कर रहा होगा, उसमें एक्सक्लेमेशन हो सकता है, या वो कमांड हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको कमांड वाली बात बोली, एक रिक्वेस्ट वाली बात बोली। ठीक है, अब इसमें कंसिस्ट हो सकते हैं कि एक मेन क्लॉज हो और समटाइम्स वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो, यानी कि उसमें एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो। अब सबऑर्डिनेट क्या होता है भाई? आप एक ऑफिसर हो, आपके नीचे जो काम करता है वो सबऑर्डिनेट है, मतलब एक मेन क्लॉज होगा, वो ऑफिसर हो गया, आपके नीचे जो काम कर रहा है वो सबऑर्डिनेट हो गया, तो छोटा वाला हो गया उसे सबऑर्डिनेट बोलते हैं। आई होप समझ में आ गई होगी, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रेजुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी, बस आप बने रहिए यहाँ पे। ठीक है, आप किसी भी सेंटेंस का ना एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये हमेशा याद रखना। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा, कोई इंसान आकर के मुझसे ये कह सकता है गो क्या है, तो सर मैं नहीं कह सकता गो की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की पार्ट्स ऑफ स्पीच तब समझ में आएगी कि उसको सेंटेंस में किस तरह से यूज किया गया है। जैसे अगर मैं बोल देता हूं गो इज अ वर्ब, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गो वर्ड लगा है ना, जिसका मतलब क्या होता है आप सबको पता है, जाना होता है। तो सर जी, यहाँ पे गो नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे गो एक सब्जेक्ट है। तो कभी भी अकेले वर्ड को देख के आप उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता सकते, उसको सेंटेंस में किस तरह से यूज किया गया है आप बता पाएंगे। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है, एक सेंटेंस है। अब यहाँ पे गो बदल गया, यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है। इज दैट अंडरस्टूड? क्या कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। इस बात को याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से। ओके, तो याद रखना है। अब सब्जेक्ट की बात क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट आपका नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, और इसी तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपका नाउन या प्रोनाउन होगा, हमेशा याद रखिएगा। वो कैसे होगा आगे हम देखते जाएंगे, ठीक है, लेकिन याद रखना है। अच्छा जी, अब आती है वर्ब की बात। तो देखो वर्ब दो तरीके की चीजों पे चलेगी, वो कौन सी होगी? तो एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। अब देखो और भी टाइप होते हैं, मुझे पता है, शायद आपने भी सुना होगा, लेकिन अभी हम उस पे नहीं जा रहे हैं, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इसको देख लेंगे। तो जब हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो ये आपका टाइम बताने का काम करता है। टाइम क्या हो सकता है? तो टाइम आपका प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है और फ्यूचर हो सकता है। इसी तरीके से जब मेन वर्ब की बात होती है तो मेन वर्ब को हम लोग एक्शन वर्ड्स बोलते हैं या एक्शन वर्ब्स भी बोल देते हैं। अब एक्शन किस तरीके का हो सकता है? तो भाई एक्शन दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा? तो एक हो सकता है आपका फिजिकल। अच्छा जी, फिजिकल हो गया मतलब कैसे? जैसे आपने जंप किया, जहां पे आपके हाथ पैर का प्रयोग किया जा रहा हो, यूज किया जा रहा हो, उसके लिए हम लोग फिजिकल बोल सकते हैं। और जहां पे आप सोच रहे हो, मतलब आपके शरीर के अंदर से चीजें हो रही हो, तो वो आपकी मेंटल वर्ब हो जाती है। जैसे कि हमने बोला थिंक, ठीक है, तो थिंक में क्या, आपके हाथ पैर तो यूज हो नहीं रहे भाई, आपका दिमाग कुछ सोच रहा है, उसी के बेसिस पे है, तो हम थिंक को मेंटल वर्ब बोल देंगे। तो इस तरीके से वर्ब काम करती है। तो एक टाइम बताने का काम करता है और एक एक्शन बताने का काम करता है, जिसे हम मेन वर्ब भी बोलते हैं। और यही आपकी फिजिकल या मेंटल बन जाती है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। और ये सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हमेशा याद रखना, कोई भी सेंटेंस इसी तरीके से चलेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नहीं क्लियर है आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो हम आपको बता देंगे। चलिए अब आगे आते हैं। अब जैसे वहां पे वर्ड्स लिखे थे ऊपर, आपको याद हो मैंने आपको चार्ट दिखाया था, आप दोबारा से देख लीजिए। ये पूरा का पूरा चार्ट है, तो मैंने आपको साउंड भी समझा दिया, मैंने आपको सेंटेंस समझा दिया, मैं आपको थोड़ा वर्ड्स भी समझा देता हूँ, वर्ड्स किस तरीके से काम करते हैं। तो देखिए जैसे वर्ड्स लिखे हैं, तो वर्ड का हमेशा ना एक फंक्शन होगा, हमेशा याद रखना। फंक्शन कैसे होगा? भाई कोई मुझे नाम बताएगा, ठीक है, कोई नाम की जगह यानी कि रिप्लेस किया जाएगा। अच्छा, कोई विशेषता बताएगा, ठीक है, तो विशेषता बताएगा तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसी तरीके से किसी भी सेंटेंस में हर वर्ड का अपना एक फंक्शन होता है। यही फंक्शन आगे जा करके आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कह सकते हो कि आ जाते हैं, कि हम उसको बोलते हैं भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच फंक्शन ऑफ वर्ड्स हैं। जैसे अगर एक सेंटेंस है और उसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो भाई सब्जेक्ट का कोई काम होगा, मतलब हमने किसी चीज को नाम दिया होगा, है ना, इसलिए उसको मैंने नाउन बोला। नाउन की जगह मैं किसी को यूज कर रहा हूँ तो मैं उसको प्रोनाउन बोलूंगा, जिसे हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। अब इनकी कोई विशेषता बता रहा होगा तो उसे हम विशेषण या एडजेक्टिव बोलते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर जिंदगी में एडजेक्टिव नहीं है तो आप कन्वर्सेशन कभी कर ही नहीं सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जरा सोच के देखिए। मैंने बोला माय नेम इज स्वतन गुप्ता, अब मुझे अपने बारे में आगे इन्फॉर्मेशन देनी है, तो एक दो सेंटेंस के बाद मुझे अपने बारे में कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जो मेरी विशेषता हो। आप इसको सोचिएगा थोड़ा, बाकी जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। एडजेक्टिव्स बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर एडजेक्टिव नहीं है तो जिंदगी में रस नहीं है।
इसके बाद होता है वर्ब, वर्ब के बारे में हमने थोड़ी अभी बात करी क्या होती है। इसके बाद होता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब और एडजेक्टिव में और खुद में भी मीनिंग ऐड करते हैं, उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। इसके बाद होता है प्रपोजिशन। अच्छा याद रखिएगा, इसे प्रीपोजिशन नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं? प्रपोजिशन बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा एक बात यहाँ पे ही बता देता हूँ, जैसे ये लिखा है एडजेक्टिव, इसे लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। ए और जे के बीच में कभी भी डी आ जाए तो हम डी साइलेंट कर देते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अच्छा इसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए, इंग्लिश में अगर एक वर्ड लिखा है तो उसमें एक बार में ही बोला जाएगा, उसे तीन चार बार में नहीं बोला जाएगा, ठीक है? तो एडजेक्टिव नहीं बोल देंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। इसी तरीके से एडजेसेंट एंगल होता है, एडजस्ट होता है, एडजस्ट नहीं होता है। बात समझ आ गई? इसलिए मैंने यहाँ पे इसको प्रीपोजिशन नहीं बोला, मैंने प्रपोजिशन बोला। इज दैट अंडरस्टूड? अब बहुत सारे लोग इस वर्ड को, जो समुच्चय बोधक है, इसको कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन नहीं होता सर, कंजंक्शन होता है। यहाँ पे एन लगा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यह है आपका कंजंक्शन, न कि कंजक्शन, जैसे कि इंजेक्शन लगा रहा हो। फिर आता है आपका विस्मयादि बोधक यानी कि इंटरजेक्शन। ये बहुत ही आसान है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अमूमन आते नहीं हैं। स्टेट लेवल में कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, बट आपका बैंक एसएससी में तो नहीं आते, ठीक है? तो ये आपको टाइप समझ में आ गए होंगे, कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आर्टिकल भी होती है। देखो यार, आर्टिकल कुछ नहीं, नाउन के पहले लगता है, आप उसको एडजेक्टिव बोल दो, आप उसको डेफिनेट करने के तरीके से बोल दो या डिटर्मिनर्स बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली आठ होती हैं, आपको नौ मानना है आप नौ मान लो, क्या ही फर्क पड़ता है? एग्जाम निकालने जाना है। मेरे पास तो सीधी सीधी है कि भाई मुझे आर्टिकल के यूज करने अच्छे से आने चाहिए। अब उसके लिए मुझे कोई किताब पता है नहीं पता है, क्या ही फर्क पड़ता है? एग्जाम में आपसे नहीं पूछ रहा। अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है तो बता दो ना भाई, बताएंगे समय के साथ आपको सब बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए कि जितना आसान भाषा में आप चीजों को सीख पाए उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। बात समझ में आ गई? अब चलिए हम बात करते हैं नाउन की। नाउन क्या होता है? हमने बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ी है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग। ओके, राम बुक कानपुर। ओके, बट इतना नहीं होता है। ये बात तो सही है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एक्सेट्रा। ठीक है, हमने बोल दिया मोहित चेयर मुंबई, मैंने रिपीट भी किया, बट ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। नाउन इससे बहुत ज्यादा है। और अब जो आप जानने वाले हैं, आप अपनी लाइफ में कभी भी नाउन नहीं भूलेंगे। कैसे? देखिए, नाउन एक वर्ड है जो कि किसी भी चीज को नाम देता है। हम नाम किसको दे सकता है पहले ये समझते हैं। तो एक पर्सन को दे सकता है, किसी जगह को दे सकता है, या वस्तु को दे सकता है, थिंग को दे सकता है। इन अ सेंटेंस नाउन कैन प्ले द रोल ऑफ द सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पॉजिटिव और एडजेक्टिव। ठीक है, बात समझ आ गई? तो बहुत सारे रोल इसके हो जाते हैं। अब एडजेक्टिव क्या है इसको थोड़ा सा आगे समझेंगे, बट बेसिकली कंपाउंड वगैरह में लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, और कई बार मैं भी ऐसी कई बातें बोलता हूँ जो कि किताबों के हिसाब से भले सही नहीं लगे, बट अंडरस्टैंडिंग उससे बनने लग जाती है और बाद में हम चीजें सही कर लेंगे। देखो बिल्कुल ऐसे समझ लो कि जब कोई चीज शुरुआत करी जाती है ना, तो जरूरी नहीं कि बिल्कुल परफेक्शन की तरफ चले जाओ। पहले अपने स्तर पे चीजों को जानो, समझो, एंड ग्रेजुअली आपको खुद पता चल जाएगा कि अच्छा यार इसको ऐसे किया जाता है। मैं भी पहले दिन आपको सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन दे सकता हूँ। अभी जो इतनी बात करी, अब इसके आगे और देखते हैं। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है, अभी भी क्या हो सकता है भाई? देखो, व्हाट इज अ नाउन? कुछ भी जिसे हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब अगर आपको नंबर ऊपर जो नेम वगैरह थे वो नहीं समझ आ रहे, तो ये समझ लो हम किसी भी चीज को छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या सुन सकते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा अभी भी नहीं आई, और देख लेते हैं। तो हम इसको दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आपका विजुअल, जिसे हम टेंजिबल भी बोल सकते हैं, यानी कि हम देख सकते हैं, ठीक है? अब हम क्या देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं? तो भाई वो है पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। इसे आप पीपीटीए याद रखिएगा, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। इसी तरीके से जब फेल्ट ओनली की बात करी जाए तो इसे इनटेंजिबल बोलते हैं। अब ये क्या है? तो ये फीलिंग, स्टेट, इमोशन, क्वालिटीज, आइडिया, इवेंट, FSEQIE। अब मैं इसको भी बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ, ये कितने हिस्से पे डिवाइड होता है। अब जगह मैं अगर पर्सन की बात करूँ, देखो किताबों में इतना डिटेल से नहीं लिखा होता है, मेरे ही नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं, वन स्वतंत्र। अदरवाइज आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए, और इसमें आपको मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? जब बात करी जाती है पर्सन की, तो भाई पर्सन क्या हो सकता है? तो देखिए, पर्सन एक रिलेशन हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा पोस्ट हो सकती है, रैंक हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है। अच्छा जी, अब इसमें क्या क्या है तो देखिए, जैसे रिलेशन की बात करी तो ब्रदर, सिस्टर, अंकल, देन फादर, डॉक्टर, टीचर,
पोस्ट की बात कर लो, आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, यही आपके प्रोफेशन बनते हैं। आप इन्हीं को डिवाइड कर देते हो, उनको नाम दे देते हो, भाई वो पर्सन की कैटेगरी में आ जाता है। जब मैं प्लेस की बात करता हूँ, अगेन नाम देने वाली बात है। जब नाम देने वाली बात आ जाए तो भाई रोड होगा जिसको आप नाम दोगे, माउंटेन होगा उसे नाम दोगे, सिटी, कंट्री, कॉन्टिनेंट, एशिया, ठीक है। फिर विलेज हो गया, जैसे आपके पास चैतारा गांव पड़ता है, फिर इसी तरीके से ब्लॉक हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, टेम्पल, मंदिर का नाम आप देते हो, राम मंदिर, मस्जिद का आप नाम देते हो, किसी भी चीज को आप नाम दे सकते हो, वो आपका नाउन होता है। इसी में प्लेस आ गया, अब जैसे दिल्ली, मुंबई, ऑफिस, रूफ, जीटी रोड, महेश्वरी देवी, केन रोड, संकट मोचन, किरण कॉलेज, चौराहा, एक्सेट्रा। इसी तरीके से फिर थिंग्स आती हैं, थिंग्स में लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी, ठीक है। तो पेन, पेपर, टेबल, शर्ट, जीन्स, तो भैया आपने नॉन लिविंग के अंदर हमने जो चीजें आती थी वो लिख दी। अब जब एनिमल की बात करी जाए तो यहाँ पे हम एनिमल को एक पूरी कैटेगरी के लेवल पे बना के रख देते हैं, बट उसमें हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, फिश हो गई, क्रोकोडाइल हो गया। अब इनकी बहुत सारी वैरायटी होती है, तो उसको एक ही जगह रख दी कि भाई एनिमल है, जानवर है। तो हमने बोला लायन, सॉरी लॉयन, शीप, फिश, पिकॉक, स्नेक एंड, ठीक है। ये AUNT वाला नहीं है, ANT वाला है, जिसका मतलब चींटी होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, इंग्लिश में आंटी नाम का कोई शब्द नहीं होता। अगर आप चाहें तो जेंट्स को डिक्शनरी में सर्च कर लीजिएगा, मैं दो बातें बता रहा हूँ। आंटी नहीं होता, आंट बोलते हैं। अगर आपने स्पाइडरमैन देखी हो तो आपने देखा होगा आंट में, ठीक है। तो AUNT होता है, हमारे यहाँ बोली जाता है, इट्स ओके। इसी तरीके से पॉटी वर्ड भी अलग तरीके से चलता है। पॉट वो वर्ड होता है बच्चों के लिए, हम उसको पॉटी पॉटी बोलने लगते हैं, ठीक है। तो वो एक जगह है जहाँ बच्चा एक्सक्रीट करता है। इसी तरीके से जेंट्स का भी मीनिंग कुछ और होता है। आपके पास डिक्शनरी होगी, आप उसे जरूर सर्च करिएगा। ये छोटी छोटी बातें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है, ठीक है। तो यहीं पे आती हैं भाभी जी और कह रही हैं गलत अंग्रेजी बोले हैं आप, हम आपसे 500 ग्राम प्यार करते हैं, ये इन्होंने बोला था, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, हम इसको नाप तोल नहीं सकते, इसलिए कभी भी हम इसका मेजरमेंट नहीं करेंगे सर एंड मैम, समझ गए। अच्छा मैंने वहां पे विजिबल की बात कर ली, अब हम फेल्ट ओनली की बात कर लेते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, इंटेंजिबल भी आप इसे बोल सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होता है, फीलिंग होती है, स्टेट होता है, इमोशन होता है, क्वालिटीज होती है, आइडियाज होते हैं, इवेंट होता है। इनको देखिएगा। अच्छा छोटा सा काम आपका यहाँ पे ये होगा कि आप इनकी हिंदी मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो वो आप सर्च कर लीजिएगा, लेकिन आपको ज्यादातर पता ही होंगे जिस तरीके मैंने एग्जांपल रखे हैं। जैसे फीलिंग्स में आ गए एंग्जाइटी, प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, पेन, फियर, ये फीलिंग ही तो है ना कि मैं दर्द का अनुभव कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर स्टेट की बात करिए, यहाँ स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, यहाँ स्टेट का मतलब है दशा। आप किस स्टेट में, जैसे बीइंग, chaos, फ्रीडम, लग्जरी, पीस मतलब शांति, ठीक है। फिर इमोशंस की बात करें तो इमोशंस में क्या आपका गुस्सा, एंगर, डिस्पेयर, लिबर्टी, ग्रीफ, दुख, लव, प्यार। इसी तरीके से हम क्वालिटीज की बात करें, ठीक है भाई, इंसान में क्वालिटी भी होगी, तो ब्यूटी, नॉट ब्यूटीफुल, नॉट ब्रिलियंट, ब्रिलियंस, ऑनेस्टी, पेशेंस, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अपनी क्वालिटीज की बात आ गई। फिर यहाँ पे हम आइडियाज की बात करते हैं, तो आइडियाज में क्या हुआ, डेमोक्रेसी, फ्रेंडशिप, नॉलेज, थॉट, विजडम, सेक्रीफाइस। एंड देन इवेंट्स की बात करते हैं, तो डेथ, मैरिज, चाइल्डहुड, करियर, बर्थडे, पास्ट, फ्यूचर। अच्छा अब आपके दिमाग में ना एक चीज आ सकती है, वो ये कि हम कैसे मान लें सर, हमने तो शादी देखी है। सर आपने शादी नहीं देखी है, आपने एक जगह देखी है जो सजी हुई है, ठीक है। शादी आपका एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आपने दिवाली भी नहीं देखी, आपने दशहरा भी नहीं देखा है, हमने एक इवेंट को नाम दिया हुआ होता है। नहीं तो आप बताओ उसका आकार कैसा है, साइज कैसा है, वो दिखती कैसी है, काली है, गोरी है, मोटी है, यू कांट टेल, ठीक है। तो इन्हें इसीलिए हम लोग फेल्ट ओनली पे करते हैं, हम महसूस करते हैं कि भाई आज एक त्योहार है और उसकी वजह से हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। इस तरह से चाइल्डहुड हो गया, करियर हो गया, बर्थडे हो गया, पास्ट, फ्यूचर, ये सब का सब आपका फेल्ट ओनली में आता है। सो इस तरीके से आप नाउन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अच्छा एक छोटी सी बात और है, आप सब के सब एक बार वापस से अपने चारों तरफ देखिए, अब आपको हर जगह नाउन दिखाई देंगे, और इससे बेहतरीन डेफिनेशन नहीं हो सकती, समझने के लिए इससे ज़्यादा डिटेल नहीं हो सकता। आप कभी भी हम नाउन को नहीं भूलेंगे, और जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आपको इसका सिंगुलर प्लूरल में भी कभी दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। अशोका वॉज अ वाइस किंग, ठीक है। अब यहाँ पे अशोका क्या है, चलिए कुछ बातें और हम इनको भी समझ लेते हैं। तो देखिए अशोका, तो जब आपको अब नाउन समझना हो ना, तो आप व्हाट, हु, whom, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। ये तीन क्वेश्चन जरूर करिए, जब आपको मिलने लग जाए तो समझ जाओ कि भैया वहां पे नाउन है। जैसे अशोका वॉज अ किंग, अशोका वॉज अ वाइज वॉट, ठीक है। अशोका वॉज अ वाइज किंग, तो यहाँ पे क्या है,
राजा है, तो आपको व्हाट का मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जब भी बात कर ली जाए कि हमको, मैं पेन चेंज कर लेता हूं एक बार, व्हाट का आंसर मिल रहा है तो वहां पे वो नाउन होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे हु लगा देता हूँ, हु वॉज अ वाइस किंग, अशोका, आंसर मिला, तो ये आपका नाउन है। इसी तरीके से सीता इज अ गुड गर्ल, हु इज अ गुड गर्ल, सीता, एंड सीता इज व्हाट, ठीक है, मिल गया। इसी तरीके से आइए, अच्छा कुछ लोग कहेंगे गुड, नहीं सर वो हाउ पे आ जाएगा, कैसी है, तो ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका आर्टिकल है। अच्छा चलो यहीं पे भी एक दो बातें आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे आर्टिकल दिख रहा होगा, ए और एन, ठीक है, ए और एन जब भी आपको मिले एक बात याद रखना, ये काउंटेबल नाउन के साथ रखे जाएंगे। काउंटेबल में भी ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, सिंगुलर के लिए इनको यूज किया जाता है। और एक और बात, आर्टिकल को हमेशा, हमेशा नाउन के साथ ही यूज किया जाएगा और कभी किसी के साथ यूज नहीं किया जाएगा। बोलो स्वाहा। बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं। अब आया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, तो अगर आपको इसके पहले वर्ड दिख रहा है और आपको हाउ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हाउ, हाउ का आंसर मिलने लग जाए या हाउ मैनी का आंसर मिल जाए, तो समझ जाइएगा कि वहां पे एडजेक्टिव है। इज दैट अंडरस्टूड। कभी भी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। कुछ लोगों के दिमाग में भी ये सवाल आ सकता है कि सर इतना आसान थोड़ा आता है, इतने छोटे क्वेश्चन थोड़ा आते हैं। मैंने कहा ही नहीं इतने छोटे क्वेश्चन आते हैं, मैं तो अभी ये कह रहा हूँ कि भैया वर्ड्स को जानने समझने की कोशिश करो। वर्ड्स को जानना समझना शुरू कर दोगे, पढ़ाई करते रहोगे, आपका भला हो जाएगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी। तो पहले शब्द समझो, उनके यूजेज समझो, उनके प्लेसमेंट समझो, धीरे धीरे भाई छक्के भी मारेंगे, पहले एक दो रन लेना तो सीख लें। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर थेम्स। अच्छा अब यहाँ पे एक कैच है, लंदन ये एक जगह का नाम है तो ऑफ कोर्स ये नाउन है, लेकिन अब यहाँ पे आंसर किस चीज का मिल रहा है बताओ। क्या यहाँ पे व्हाट मिल रहा है, हु मिल रहा है, या हु मिल रहा है, या फिर आपको वेयर मिल रहा है, बताओ। वेयर मिल रहा है ना। लंदन कहाँ है, रिवर थेम्स के बैंक में, यानी कि किनारे पे। अच्छा एक बात याद रखिएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस एक चीज होती है, ये एडवांस वाला पार्ट है, लेकिन फिर भी अभी के लिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब भी आपको वेयर का मिले, ठीक है, यूज या वेयर आंसर मिले, तो समझ जाना वो वर्ड आपका एडवर्ब है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई आपको। ये बात हमेशा याद रखना, लंदन इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर थेम्स, ठीक है, कहाँ है, क्या नहीं, कौन नहीं, ठीक है, कहाँ, जब भी वेयर का आंसर मिले तो वो एडवर्ब होता है। आगे, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अच्छा जी, कालिदास कौन है या क्या है, तो भाई कालिदास शेक्सपियर है, कहाँ का, इंडिया का, तो यहाँ इंडिया कुछ और होगा और शेक्सपियर कुछ और होगा, आप समझ गए होंगे। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। अब बताइए यहाँ पे वेयर का आंसर मिला या व्हाट का। पेरिस कैप, पेरिस कैपिटल है फ्रांस की, तो क्या है, कैपिटल है। ओके, आगे आइए। आप बस क्वेश्चन करिए खुद से, मैंने आपके सामने पढ़ दिया है, अब आप खुद से क्वेश्चन करिए कि भाई साहब यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है। मैं व्हाट का आंसर कर पा रहा हूँ, मैं हु का कर पा रहा हूँ, या मैं वेयर का कर पा रहा हूँ, मुझे ये जानने की जरूरत है। बात समझ में आ गई। चलिए, हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, क्या है, बर्ड है। अच्छा स्मॉलेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में हमने पढ़ा है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जब सुपरलेटिव होता है तो एस टी और ई एस टी लगता है, याद रखिएगा, आगे भी याद दिलाऊंगा, पढ़ाऊंगा भी। तो एस टी और ई एस टी लगता है तो वहां पे क्या हो जाएगा भैया, ये सुपरलेटिव डिग्री है क्योंकि सबसे छोटी की बात करी जा रही है। और जब सुपरलेटिव की बात आती है तो उसके साथ हम लोग द को यूज करते हैं। अच्छा ये एक बात और बता देता हूँ, दा होता है, हम कभी कभी दी भी बोलते हैं। तो देखिए जी, जब भी आपको ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू साउंड मिले, अगेन कह रहा हूं, साउंड मिले, तो आप ये समझ जाइएगा, या वर्ड मिले तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे हम दी बोलेंगे ना कि दा बोलेंगे, इसलिए दी एंड होता है, द एंड नहीं बोला जाता है, ठीक है। अच्छा कई बार आता है, इतनी क्या जरूरत है भाई, याद रहे कि नहीं याद रहे, कौन सा ओरल टेस्ट हो रहा है, समझ गए बात को। अभी सर दर्द मत बढ़ाओ, छोटी छोटी बातें सीखते जाओ। सोचो ना, आधे घंटे की क्लास होने वाली है और आधे घंटे हमने कितनी सारी बातें सीख ली। यही तो एक तरीका है, छोटे छोटे लेवल पे सीखोगे तो बेहतरी होगी, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। चलिए, अब हम बात करते हैं, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल, सेम है, आपको आंसर दिख रहा होगा, देखिए, बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, अगेन
सेम अप्रोच, सेम अप्रोच, सेम अप्रोच। आपको दिख रहा होगा क्या नाउन है क्या नहीं है। ओके, क्या नाउन है क्या नहीं है दिख रहा होगा, वर्ब दिख रही होगी, और एडजेक्टिव भी अब दिख रहा होगा, आर्टिकल भी दिख रहा होगा, थोड़ा एडवर्ब भी दिख रहा होगा। नहीं भी दिख रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, जितना जितना दिखने लग जाए बार बार देखो आपको समझ में आने लग जाएगा। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए हो मैंने आपको बता दिया, आप टेलीग्राम वंशोतन सर्च कर लीजिए, नंबर मेरा ये लिखा है, मैं आपको यहाँ पे मैसेज कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद रामा किल्ड रावण। अच्छा एक बात और बताता हूँ, इंग्लिश में हम लोग राम को रामा, हिमालय को हिमालय बोलते हैं, जलेबी को भी इंग्लिश में कुछ बता देते हैं, फॉक्सनट बता देंगे, ठीक है, फनल केक बता देंगे जलेबी को, इस तरीके से वर्ड चलते हैं। जब भी नाम वगैरह की बात हो जरूरी नहीं है इंग्लिश के हिसाब से उसे रामा ही बोला जाए, मैंने लिखा आप उसे राम भी बोलोगे तो भी वो सही है। इसी तरीके से अगर आप जलेबी को फनल केक बोल रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप उसे फनल केक बोलो, आप जलेबी भी बोल सकते हो। अमेरिका में जाकर डोसा को डोसा के नाम से बेचा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि उसको जाकर के कुछ एकदम स्टफ्ड करके कुछ बताओ और कुछ नया ही हो जाएगा। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश किसी भी चीज की बनाई जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वो अपने बात को गलत मानने लग जाओ। भाई आपके शहर में कोई मिठाई मिलती है तो उसका इंग्लिश नाम बनाया जा सकता है, बट ये जरूरी नहीं कि वो गलत हो जाए अगर आप उसे हिंदी में बोल रहे हो, ठीक है। तो आराम से कॉन्फिडेंटली इन वर्ड्स को आप यूज करिएगा। अब आया रामा किल्ड रावण। अब देखिए यहाँ पे मैंने मेन वर्ब को यूज किया है, तो हु किल्ड रावणा, तो हु एंड हुम का हमको आंसर मिल रहा है, बस आपको यहाँ पे नाउन समझ में आ रहा होगा। नाम है सबसे पहली चीज, दो नाम दिख रहे हैं तो भी आपको नाउन समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से तो रिकॉग्नाइज करते हैं। देखो तुरंत अगर आप आ जाते हो इस चीज में कि नहीं मुझे तो एकदम हाई लेवल पे जानना है, पहले छोटा छोटा वर्ड दिखते जाओ, फिर दिक्कत हो फिर आगे बताओ। आगे आते हैं, तो अंटार्कटिका इज द कूलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए सर अंटार्कटिका, अच्छा कुछ लोग कहेंगे नहीं सर वो तो कॉन्टिनेंट होता है, होता है। अरे यार होता होगा ना, हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ रहे हैं। मैं जानबूझ के कोई चीज गलत लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ता है कि हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज के हिसाब से देखना है। जीएस जीके साइंस हिस्ट्री के हिसाब से नहीं देखना है, वहां के हिसाब से वहां के टीचर्स देखेंगे, ठीक है। तो अंटार्कटिका इज द कूलेस्ट कंट्री। तो अभी मैंने आपको सुपरलेटिव डिग्री बताया, आपको द बताया, आपको कंट्री भी बताया, इन द वर्ड भी बताया, कहाँ की है, दुनिया की है, अंटार्कटिका क्या है, नाम है, कंट्री क्या है, हम किसी जगह को नाम दे रहे हैं, कूलेस क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, आपके सामने सेंटेंस को हमने खोल के रख दिया। और इस अप्रोच को फॉलो करिए, आप जितना ज्यादा इस अप्रोच को फॉलो करेंगे आपको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। चलिए, अब जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि नाउन को कैसे पहचानना है, तो आपके सामने तीन सवाल होने चाहिए, हु, whom एंड व्हाट। नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स और हैं आपके सामने, आप देख लीजिए। जैसे इट इज रेनिंग, इट इज व्हाट, बारिश हो रही है। क्या हो रही है, बारिश हो रही है। रमेश, अभी वो कॉमा लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे रमेश से कुछ कहा जा रहा है, कॉमा लगा है, सेंटेंस को समझना। रमेश ग्रैब योर अम्ब्रेला नहीं है, रमेश पॉज, क्योंकि कॉमा लगता है तो वहां पॉज होता है। रमेश ग्रैब योर अम्ब्रेला एंड रेन हैट, ओके। तो हु, रमेश, रमेश से कुछ कहा गया, किसने कहा वो नहीं मेंशन है लेकिन किसी ने कहा है, ठीक है। क्या कर ले भाई, अम्ब्रेला को पकड़ ले और अपने रेन हैट को पकड़ ले, तो व्हाट का आंसर मिल रहा है ना। जब व्हाट का आंसर मिल रहा है तो भाई नाउन है। इससे एक फायदा और होता है, इससे फायदा ये होता है कि आपको बहुत सारे वर्ड्स याद करने या रटने की जरूरत नहीं होती है। इज दैट अंडरस्टूड। चलिए आगे आते हैं। वी इंजॉय स्विमिंग आफ्टर ब्रेकफास्ट। अच्छा जी, वी इंजॉय व्हाट, स्विमिंग। अच्छा यहाँ पे आईएनजी लगा, कुछ कहेंगे आईएनजी लगता है तो मेन वर्ब होती है। देखो दादा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है। बात समझ आ गई। जब एक बार वर्ब आ चुकी है और दोबारा आईएनजी आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी वर्ब होगी। यहाँ पे एक एक्टिविटी को नाम दिया गया है, जैसे कि डांसिंग भी एक एक्टिविटी है और मैंने उसको नाम दिया है। जब मैं नाम देता हूं तो वो नाउन हो जाता है। इससे ये नहीं होता कि आईएनजी लगेगा तो वर्ब होगी, नहीं, यही तो सीखना होता है। यही तो सीखने वाली बात है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट होता है, ओके। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं और समझते हैं। पार्वती लव्ड स्पेंडिंग टाइम विद पुष्पा इन सूरत। देखो वेयर वाली कॉन्सेप्ट बताई थी ना, आपके सामने फिर से आ गई। तो पार्वती, हु, कौन टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, किसके साथ करता है, यही आ रहा है। तो भाई हु नाम दिया, पार्वती, पार्वती क्या है, पार्वती नाउन है। किसके साथ, पुष्पा के साथ। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ठीक है। नाउ बीएमडब्ल्यू एंड मर्सिडीज, देखो दोनों कार कंपनी है, एंड लगा है। जब भी एंड लग जाए तो समझ जाना कि अब प्लूरल पे बात होगी, जब प्लूरल पे बात होगी तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। जब भी एंड लग जाए तो याद रख लेना ये कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन क्या करता है, दो शब्दों को, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है।
ओके। तो BMW एक अलग है, मर्सिडीज एक अलग है, और उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे वर्ब लगाई प्लूरल। यहाँ पे है टू इंपॉर्टेंट, अब टू लगा है यानी कि एक से ज्यादा हो गए। जब यहाँ पे टू लगा है तो मैंने कार मेकर नहीं बोला, मैंने कार मेकर्स बोला। यहाँ पे भी देखिए ये प्लूरल है। अब इंपॉर्टेंट क्या है आप समझ गए होंगे, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ऊपर अभी समझा के लाया था। बोलना नहीं है कभी भी, सब कुछ याद रहेगा, बस ध्यान से पढ़ना है। नाउ वी विजिटेड लेक पिचोला। अब देखो लेक पिचोला कहाँ पड़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पड़ती है भाई, इंग्लिश सीख रहे हैं। वी विजिटेड है, अब इस बात को आप इस बात को ऐसे समझ लो कि मतलब मैं या हम विजिट किए, कहाँ किए, आंसर आया वेयर का। जब वेयर का आया तो भाई हम इसको एडवर्ब बोलेंगे, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। फंक्शन अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा अभी भी हमें दिक्कत हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात है। क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, सॉरी सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, ये आपको पहचानने हैं। 1 2 3 4 5। एक है लव इज कॉलिंग लव इन अ लविंग मैनर, आई हर्ड द डोरबेल, माई कीबोर्ड इज स्टिकी, वी हैव टू गेट एट द ट्रूथ ऑफ द मैटर, एंड पीपल लॉस्ट फेथ इन बैंक। वीडियो को पॉज करिए, अब आप इसको बताएंगे। एग्जाम्पल मैंने दे दिए लेकिन आप इसको बताएंगे, मैं हर कमेंट का पर्सनल रिप्लाई दूंगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखनी है। तो इस चार्ट को भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना देखते हैं, देखो भाई नाउन की मैंने बात करी। ठीक है, तो नाउन के कुछ फंक्शन होते हैं, फंक्शन के हिसाब से हमने उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या फंक्शन हो सकते हैं, तो नाउन एक सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, नाउन एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी काम करता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो मैंने एक बात बताई थी ना, कि सेंटेंस के एंड में अगर कोई वर्ड आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट होगा, ये जरूरी नहीं होता है। ऑब्जेक्ट के लिए जरूरी है कि सेंटेंस में मेन वर्ब हो, मेन वर्ब फिजिकल हो या मेंटल हो, अलग बात है। ठीक है, लेकिन मेन वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ शाहरुख खान इज अ रोमांटिक हीरो, तो भाई वहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। ठीक है, चलिए, तो इसी तरीके से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होगा और आपका अपोजिटिव भी होगा, ये इसके यूजेस होते हैं। फिर आता है नाउन में आपके टाइप में, तो हो गया आपका प्रॉपर नाउन, फिर हो गया आपका कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेरे साथ बोलते चलिए और ऐसे ही बोलना है। फिर इसी तरीके से जब नाउन की बात आ जाती है तो भाई हम नंबर्स में भी इसको डिवाइड करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको काउंटेबल नाउन की बात बताई, फिर मैंने आपको अनकाउंटेबल बताया जब मैंने बोला टू लगा यानी एक से ज्यादा। ठीक है, अच्छा, वो काउंटेबल में ही आएगा। और अनकाउंटेबल में क्या होगा भाई, जिससे आप गिन नहीं सकते हो, तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट, जब गिन नहीं सकते इसलिए हम उनको सिंगुलरली ट्रीट करते हैं। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात और बताता हूँ, कई बार आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि अगर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ एस लेके चलते हैं और उनको प्लूरल नहीं सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, जैसे कि फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, तो दादा इस बात को याद रखिएगा, वो प्रॉपर नाउन है, हमने किसी चीज को नाम दिया हुआ है, और जब हमने किसी चीज को नाम दिया है तो हमको इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये बातें हैं आपको याद रखनी है। इसी तरीके से जेंडर होता है तो मास्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल, इस तरीके से नाउन के अपने कुछ जेंडर्स होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब कौन कौन से केस बने, तो जैसे कि मैंने आपको बताया नाउन में केस भी होते हैं, तो केस देख लेते हैं। तो एक होता है आपका नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव, इसे एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। फिर आपका डेटिव केस होता है, इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिर आपका होता है पजेसिव केस, जहां पर आप apostrophe s लगाते हो ना, उसे पजेसिव केस। एंड एक होता है आपका वोकेटिव केस। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, इनको भी अभी के लिए आसान शब्दों में देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन जिसको आप नाम दे दो किसी चीज को और स्पेसिफिक हो जाए, भाई वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मेरा नाम स्वतंत्र है तो मैं प्रॉपर नाउन हूँ। आपका नाम मुन्ना भाई है तो आप प्रॉपर नाउन है। एक शहर है उसका नाम मुंबई है, वो प्रॉपर नाउन है। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है वो फेसबुक, प्रॉपर नाउन बन गया। इसी तरीके से गूगल, यूट्यूब, मनीष। कॉमन नाउन क्या होता है भाई, प्रॉपर नाउन उससे छोटा वाला कॉमन नाउन होता है। मतलब प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक होता है, कॉमन नाउन स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे बॉय, भाई बॉय तो बहुत सारे हो सकते हैं, गर्ल बहुत सारे हो सकते हैं, टीचर बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसी लड़के का नाम दे दो तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, नहीं तो वो कॉमन नाउन है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जिसे आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, आपसे महसूस ही करते हैं, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ट्रुथ, लाइज, हैप्पीनेस, सॉरो, काइंड, फ्रेंडशिप, पैट्रियोटिज्म। ठीक है, फिर आपका बना मटेरियल नाउन, ये कॉन्क्रीट नाउन, तो इसे बोलते हैं वाटर, मनी, सुगर, ये आपका इसमें आ गया। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में फैमिली, टीम, जूरी, कैटल, एक्सेट्रा, ये आपका कलेक्टिव नाउन होता है।
फिर इसी तरीके से काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल होता है, तो भाई जिसे आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, जिसे आप नहीं गिन सकते हैं वो आपका अनकाउंटेबल है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपका अनकाउंटेबल में आता है, इस बात को याद रखिएगा। ओके, तो काउंटेबल नाउन बुक, एप्पल, डॉक्टर, हॉर्स, अब इनके आप प्लूरल बना सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मिल्क का मिल्क्स नहीं होता, ऑयल का ऑयल्स नहीं होता, शुगर का शुगर्स नहीं होता, इस तरीके से आपके अनकाउंटेबल हो गए। जब मैंने बात करी जेंडर की, तो यहाँ पे मैस्कुलिन होता है, तो बेसिकली जो मेल या मेल एनिमल्स को दिखाया उसे मैस्कुलिन बोलते हैं, मैन, बॉय, टाइगर, सन। फेमिनिन की बात करें तो भाई जो फीमेल को दिखाए, वुमेन, गर्ल, नेचर, लोनलीनेस। अच्छा, यहाँ पे एक दो बातें और आ जाती हैं, जैसे कि मान लो सन है, तो सन को हम क्या बोलें, रात को हम क्या बोलें। तो यार ये कहानियों के ऊपर होता है, आप इसको जैसे ट्रीट करना चाहे आप अपने हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं है। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई रोशनी की देवी सूरज है, तो आप कह सकते हो, क्योंकि जहां ना पहुंचे कभी रवि वहां पहुंचे कवि वाली बात है। अपने हिसाब से आप इन्हें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए हम आराम से अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि तुम मेल मान लोगे तो कुछ गलत हो जाएगा, फीमेल मान लोगे तो गलत। कॉमन एक्सेप्टेंस ये है कि मेल और फीमेल में हमने इस तरीके से रखा हुआ है। बट अगर आप चाहो कि नहीं नहीं भाई मुझे रात को प्लूरल मैस्कुलिन दिखाना है, आप बेहिसाब दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी कहानी उसको जस्टिफाई करे, कोई इशू नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका फेमिनिन जेंडर होता है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल, हो गया फेमिनिन, सॉरी मैंने आपको बता दिया। फिर कॉमन जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर, ठीक है। तो आपका पेरेंट, चाइल्ड, स्टूडेंट, कजिन, ये आपका कॉमन जेंडर हो जाएगा। Then neuter gender, a noun that denote a thing without life, neither male nor female is said to be the neuter gender। फिर उसके बाद इसी तरीके से आपके केसेस होते हैं, इसमें नॉमिनेटिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, डेटिव केस होगा और आपका पजेसिव केस होगा। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं आपका केसेस से शुरू करूंगा, 2 मिनट में रिवाइज कराऊंगा, फिर उसके बाद हम केसेस की बात करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे प्रोनाउन में, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और पढ़ते रहिए। आई होप कुछ मजा आ रही होगी।